गांव में सरपंच और पायल की शादी का जश्न पूरे जोर शोर से चल रहा था। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। पायल देखने में ऐसी लगा करती थी जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई हो, और सरपंच जो एक बड़ा नेता था और हमेशा गांव वालों की मदद के लिए आगे रहता था। सारे रीति रिवाज और रस्में पूरी होने के बाद दोनों पति पत्नी बनकर अपने घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद माहौल थोड़ा रोमांटिक हो गया। दोनों ने खूब मजे किए, बहुत मजाक किया और हंसे। थोड़ी देर बाद सरपंच ने प्यार से पायल को बिस्तर पर बुलाया। पायल भी बिना किसी झिझक के खुशी खुशी चली गई। अगली सुबह गांव में एक खूबसूरत सी धूप खिली। सरपंच और पायल अभी भी गहरी नींद में थे। तभी अचानक पायल हड़बड़ाते हुए बिस्तर से उठी और तेजी से नीचे की ओर भागी। सीधे बाथरूम में पहुंचकर पायल को अचानक उल्टियां होने लगी। जब उल्टियां बंद हुईं तो पायल पल भर में ही सब कुछ समझ गई। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह तुरंत बाथरूम से बाहर आई। उसने उत्साह से सरपंच को यह खुशखबरी बताई। सुनो, एक बहुत अच्छी खबर है। मैं माँ बनने वाली हूँ। जल्द ही हमारा घर बच्चे के रोने की आवाजों से गूंजने लगेगा। ये सुनते ही सरपंच भी बहुत खुश हो गया। उसे भी अपने बिजनेस और विरासत को संभालने के लिए एक बेटा चाहिए था। कुछ महीनों बाद उनके घर में सचमुच एक बेटा पैदा हुआ। वह काफी नटखट और बहुत ही खूबसूरत था। दोनों ने प्यार से उसका नाम चिंटू रखा। समय तेजी से बीता और चिंटू देखते ही देखते और बड़ा हुआ। सरपंच ने पढ़ाई के लिए चिंटू को लंदन भेजने का इंतजाम किया। चिंटू एक बड़ी कार में बैठ गया और वह एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। पायल और सरपंच की आंखें नम थीं। कुछ दिनों बाद सरपंच के भी जाने का समय आ गया। उसने पायल से कहा, पायल, मैं चुनाव के चलते एक जरूरी काम से दूसरे गांव जा रहा हूं। वहां मुझे कुछ प्रदर्शन और मीटिंग्स करनी है। मैं जल्द ही लौटूंगा। तब तक तुम अपना पूरा ख्याल रखना। और फिर सरपंच अपने आदमियों के साथ जीप में बैठकर चुनाव लड़ने के लिए चला गया। अब पायल से उसका बेटा और पति दोनों दूर हो चुके थे। सरपंच अपने आदमियों के साथ फुरफुरी नगर गांव के अंदर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचा हुआ था। वहां पहुंचकर उसने लोगों की भीड़ के सामने भाषण दिया। उसने गांव के लोगों से जोरदार आवाज में कहा, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा चुनाव चिन्ह मुर्गी है। अगर आपका प्यार और साथ मुझे मिला तो मैं इस पूरे फुरफुरी नगर को आसमान तक लेकर जाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि आपके गांव में बुर्ज खलीफा भी बनवाऊंगा। सरपंच के जाने के बाद पायल घर में अकेली थी, लेकिन कुछ महीनों बाद खुशखबरी आई। सरपंच चुनाव जीत गया था। वह फुरफुरी नगर का नया नेता बन गया था। जीत की खुशी में वह पूरी तरह से लोगों के प्यार और भीड़ के बीच घुल मिल गया था। अब सरपंच का पूरा ध्यान अपने करियर और राजनीति पर था। वह केवल गांव का नेता बनकर नहीं रहना चाहता था। वह चाहता था कि वह सरपंच से भी कुछ आगे बढ़े और बड़ी कुर्सी पर बैठे। इस लक्ष्य को पाने के लिए वह लोगों की खूब मदद करने लगा। उसने गांव की खेती बाड़ी में बहुत ध्यान दिया ताकि रोजगार के मौके बढ़ें। लेकिन उसकी पत्नी पायल की जरूरतों को वह समझ नहीं पा रहा था। पायल अभी भी बेहद खूबसूरत और जवान थी। उसे अपने पति के प्यार की जरूरत थी, पर सरपंच को गए हुए महीने हो गए थे और दिन तेजी से कटते जा रहे थे। इस अकेलेपन में पायल की जवानी और खूबसूरती निखरती जा रही थी। पायल का जो जवान शरीर था वह अब उसे काटने के लिए दौड़ता था और उसकी हवस उसे अंदर ही अंदर खाने के लिए दौड़ रही थी। एक दिन एक भंगार खरीदने वाला लड़का, जिसका नाम रायस्टार था, जो पहली बार अपने ट्रक को लेकर पायल के घर के सामने आवाज लगाने लगा, सुनो सुनो रे भैया भाभीओ, आपकी गली में रायस्टार भंगार वाला आ चुका है। जल्दी अपने घरों से भंगार, बाटली, टायर जो कुछ भी हो लेकर आइए, आपको अच्छे दाम मिलेंगे। रायस्टार की यह आवाज सुनकर पायल बाहर निकलकर देखने लगी। उसने देखा कि भंगार वाला लड़का जो कि कबाड़ इकट्ठा करता था, वह बेहद हैंडसम और हट्टा कट्टा नौजवान था। उसकी उम्र लगभग 25 साल की थी। पायल ने जब रायस्टार को देखा तो उसके मन में कुछ अजीब सी फीलिंग जाग उठी। वह वो भावना थी जिसे वह लंबे समय से दबाए हुए थी। वह तुरंत रायस्टार के पास गई और थोड़ी शर्माते हुए बोली, मेरे घर में काफी सालों का भंगार रखा हुआ है। आप अंदर चलिए और देख लीजिए। आप अच्छे भाव से भंगार ले लेना। रायस्टार ने सिर हिलाया और फिर पायल और रायस्टार दोनों घर के अंदर चले गए। पायल उसे कोने में रखा हुआ काफी सारा भंगार दिखाती है। रायस्टार उन चीजों को अच्छे से देखता है और हिसाब लगाकर कहता है, वाह, भंगार तो आपके पास अच्छा खासा है।
मैं लोहा 20 रुपए किलो से लूंगा और प्लास्टिक 11 रुपए किलो से। आपको अच्छी कीमत मिल रही है। रायस्टार सारे भंगार को अपनी टेम्पो में डालने लगा। पायल बार बार रायस्टार को घूरे जा रही थी। पायल ने रायस्टार से कहा, क्या तुम्हारी पत्नी और बच्चे नहीं हैं? तुम्हारी शादी नहीं हुई क्या अभी तक? तभी रायस्टार बोला, नहीं, मैं अकेला हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है और अभी मेरे पत्नी बच्चे कहाँ से आएंगे? मैं तो एक कबाड़ वाला हूँ। फिर पायल कहती है, अगर तुम्हारी पत्नी होती तो कितना अच्छा रहता, तुम्हारा ख्याल रखती। अब तुम्हारी उम्र भी काफी होती जा रही है, धीरे धीरे तुम बूढ़े हो जाओगे, फिर कौन तुमसे शादी करेगा? प्लीज आप 5-6 दिनों बाद फिर आना, क्योंकि तब तक और भी काफी भंगार कबाड़ा जमा होगा, फिर उसके बाद आप उसे भी लेते जाना। रायस्टार कहता है, जरूर, मैं फिर से आऊंगा। तब तक आप और भी अच्छा खासा भंगार जमा करके रखना, मैं आपको अच्छी कीमत ही दूंगा। यह कहकर रायस्टार अपने घर की ओर निकल जाता है। ठीक 5-6 दिनों बाद रायस्टार अपनी भंगार से भरी हुई ट्रक के साथ फिर से पायल के घर के सामने आकर रुका। उसने जोर से आवाज दी, मेम साहब, ओ मेम साहब, मैं रायस्टार भंगार वाला, मैं आ गया, बाहर आइए। रायस्टार की आवाज सुनते ही पायल फौरन सीढ़ियों से नीचे उसकी तरफ जाने लगी। रायस्टार के सामने पहुंचकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसने कहा, अरे वाह, तुम बड़े सही समय पर आ गए। मेरे पास इतने दिनों में बहुत भंगार जमा हो गया है, चलिए वो ऊपर रखा हुआ है, वो भी ले लीजिए अच्छे भाव से। इसके बाद पायल रायस्टार को लेकर घर के अंदर सीधे ऊपर के कमरे में ले जाने लगी। दोनों कमरे के अंदर पहुंचे। रायस्टार ने चारों ओर नजर घुमाई, पर उसे कोई भंगार नहीं दिखा। वह कुछ कहता, इससे पहले ही पायल ने अपने कपड़े खोल दिए। रायस्टार ये देखकर हैरान हो गया। पायल ने रायस्टार से उत्तेजित होकर कहा, अरे इधर उधर क्या देख रहे हो? सामने देखो, तुम्हारे सामने भंगार पड़ा रखा है। रायस्टार, जो अब भी थोड़ा हैरान था, बोला, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप कबाड़ थोड़ी हो, आप तो बेहद खूबसूरत हो, नौजवान हो, और आप ये सब क्या कर रही हो? फिर पायल ने गहरे दुख और अकेलेपन के भाव से कहा, मैं खूबसूरत लग रही हूँ, लेकिन मेरा पति मुझे कबाड़ समझता है। वो कभी मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता। वो कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करता कि मेरी भी ज़रूरतें हैं। मैं यहाँ पर पड़ी पड़ी कबाड़ बन चुकी हूँ। अब मेरी ज़िंदगी बहुत दुखों से गुजर रही है, और तुम एक कबाड़ वाले हो, तो तुम मुझे खरीद सकते हो। इस बातचीत के बाद पायल बिस्तर पर चढ़ गई और उसे मीठी आवाज में ऊपर बुलाने लगी। रायस्टार भी अब खुद को रोक नहीं पाया और वह उसके बदन पर कूद मारता है। घर जोर जोर से हिलने लगा और जल्द ही उन दोनों के बीच अवैध संबंध स्थापित हो गए। यह सब कुछ होने के बाद रायस्टार अपने घर जाने के लिए पायल को बाय बाय करता है। मेरे पति से कभी इतनी खुशी नहीं मिली जो तुमने दी है आज, और हाँ, 8-10 दिन बाद फिर आना। यह कहकर पायल रायस्टार को विदा करती है। पायल बहुत खुश थी, क्योंकि उसके पास पैसा, रुतबा, घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ था। जिस बात की उसे कमी थी वह भी अब पूरी होने लगी थी। अब पायल जाने अनजाने में रायस्टार से बेहद प्यार करने लगी थी। इधर रायस्टार भी पायल का आदी हो चुका था। फिर से रायस्टार आया। अब तो पायल और रायस्टार के बीच में आए दिन ये गलत रिश्ते बनने लगे थे। उधर सरपंच मंत्री का चुनाव जीत भी जाता है और लोगों की सेवा करने लगता है, और इधर दोनों मौज मस्ती करने लगते हैं। पति सरपंच वह तो अपने सरकारी कामकाज में बहुत व्यस्त रहता था। अब पायल को उसकी जरूरत नहीं थी। जब तकरीबन 1.5 से 2 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं, तो जो आस पड़ोस के लोग थे वह देखते हैं कि यह कबाड़ वाला अक्सर मंत्री के घर पर क्यों आता है और आकर के इसके घर के अंदर चला जाता है। 2-3 घंटे हो जाते हैं। घर से बाहर गली में आस पड़ोस के लोग जमा हो गए थे। तभी रायस्टार घर से बाहर निकला। एक आदमी तुरंत रायस्टार के पास आकर कहता है, अरे रायस्टार, तू मुझे एक बात बता कि तू सरपंच मंत्री के घर में क्या कर रहा था? मंत्री की पत्नी पायल और तुम्हारी हंसी की आवाज आ रही थी। इसके बाद रायस्टार ने बात को छुपाने के लिए तुरंत कहा, अरे मैं उनके घर में झाड़ू पोछा करता हूँ, सफाई करने आया था, बाकी कुछ नहीं, चलता हूँ। यह कहकर रायस्टार तेजी से वहां से चला गया। पर लोगों को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। तकरीबन 15 से 20 दिन बाद जब सरपंच अपने घर पर आता है, तो जो लोग थे उनमें से एक आदमी बोलता है, रुक जाओ सरपंच भाई, भाई बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जरूर तुम्हारी पत्नी गलत संगतों में पड़ चुकी है। एक कबाड़ वाला व्यक्ति जिसका नाम रायस्टार है, वो अक्सर तुम्हारे घर पर आता है। फिर सरपंच बोलता है, आखिरकार पूरी बात क्या है? मुझे तो ऐसे कुछ भी पता नहीं कि कोई कबाड़ वाला मेरे घर घंटों ठहर करके जाता है। मैं इसकी खबर लेकर ही रहूंगा। फिर सरपंच दूसरे के घर में छुपकर ठहर कर इधर उधर देखने लगता है। दिन बीत गए, रात बीत गई, 7-8 दिन हो गए। सरपंच उसका इंतजार कर रहा था वहीं ठहर कर।
तभी उसने देखा राय स्टार ट्रक को लेकर सरपंच के घर के सामने आकर रुका और सीधा अंदर चला गया। यह सब सरपंच अपनी आंखों से देख रहा था। तभी उसे विश्वास हुआ। फिर वह दौड़ता हुआ भागता हुआ अपने घर के अंदर जाने लगा। सरपंच सीढ़ियों से ऊपर के कमरे में जाने लग जाता है। वह घर के कोने में छुपकर देखता है कि पायल और राय स्टार दोनों गलत काम कर रहे थे और पायल राय स्टार को बोल रही थी, इतना सुख मेरे पति ने कभी नहीं दिया जो तुम देते हो हर हफ्ते में। सरपंच यह सुनकर गुस्सा हो गया और जलन महसूस हुई। उसने एक लकड़ी उठाई। उसने अपनी पत्नी पायल को राय स्टार के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। राय स्टार डरता हुआ पीछे मुड़ा। सरपंच चिल्लाकर बोला, तुझे मैं आज खत्म कर दूंगा। तभी पायल राय स्टार के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, पहले मुझे मारना होगा, तभी तुम इसे मार पाओगे। सरपंच कहता है कि तू हट जा, तूने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। अरे तुझे किस बात की कमी थी जो मैंने तुझे नहीं पूरी की, और आज तूने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। पायल कहती है, कौन से सुख? तुमने कभी मेरी जरूरतों का ख्याल रखा? अरे घर और पैसा होने से सभी सुख नहीं मिल जाते। औरत की कुछ अपनी ज़रूरतें होती हैं जिनकी तरफ तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं क्या करती? सालों से मैं मुर्दा बनकर जी रही थी। मुझे तो ये लगता था कि आत्महत्या कर लूं, लेकिन तुम पूरी तरह से पैसे के लिए पागल हो चुके थे। मैंने तुम्हें बार बार ये कहने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी भावना को समझा ही नहीं। अब सरपंच समझ जाता है कि पायल पूरी तरह से राय स्टार की दीवानी हो चुकी है। साथ ही उसको अपनी गलतियों का एहसास भी हो चुका था। तब सरपंच कहता है, क्या करूं? अगर तुम दोनों को मार दूंगा तो समाज में मेरी बदनामी होगी। अगर इस कबाड़ वाले को भी मार दूंगा तो भी मेरी बदनामी होगी। आखिरकार मैं करूं क्या? पायल कहती है, तुम कुछ भी मत करो। तुम जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, और गांव वालों से बोल दो कि वो हमारे घर में कुछ काम करने के लिए आता है। सरपंच अपने दिमाग से काम लेता है और गांव वालों से बोल देता है कि वह कबाड़ वाला मेरे घर में कुछ काम करने आता है, जैसे झाड़ू पोछा, पौधों को पानी देना, ये सब करने आता है। फिर गांव वाले सरपंच मंत्री के मुंह से बात सुनकर एकदम शांत हो जाते हैं। लेकिन यह बात सरपंच को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि उसकी पत्नी एक कबाड़ वाले के साथ गलत रिश्तों में लिप्त है। तकरीबन 15 से 20 दिन बाद सरपंच अपनी पत्नी से कहता है कि चलो हम किसी एक अच्छे जगह पर घूमने के लिए चलते हैं। पायल यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वह कहती है कि अगर हम चल रहे हैं तो क्यों ना हम राय स्टार को भी साथ ले लें। सरपंच कहता है कि ठीक है, उसे भी साथ ले लो। पायल को लग रहा था कि सरपंच पूरी तरह से उसके वश में है और जैसा वह चाहेगी वैसा करेगी। सरपंच अपनी पत्नी पायल और उस कबाड़ वाले राय स्टार को साथ ले जाता है और घर से 300 से 400 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत जगह पर जाता है। एक आध दिन घूमते हैं, खूब हंसी मजाक करते हैं। सरपंच को समझ में आता है कि पायल राय स्टार से बहुत ज्यादा प्रेम करती है, उसी के साथ खुश है। तब तीर्थ स्थान पर जाने के बाद वहां पर सरपंच अपनी पत्नी पायल से कहता है, अब मैं तुम्हारी शादी इस राय स्टार के साथ कराने वाला हूँ, क्योंकि तुम इसके साथ बेहद खुश हो और मैं नहीं चाहता कि किसी की जिंदगी बर्बाद हो। अगर तुम हमारे घर पर रहोगी तो एक ना एक दिन गुस्से में आकर मेरे हाथों से कुछ हो जाएगा, या फिर तुम मुझे धोखा देकर मार दोगी। इसीलिए तुम इसके साथ खुश हो तो इसके साथ विवाह कर लो। पायल सुनती है तो वह रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है और बोलती है, मुझसे बड़ी गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं राय स्टार को छोड़ दूंगी। तभी सरपंच अपनी पत्नी पायल को वहां पर छोड़कर अपने घर जाने लगता है। पायल रुको रुको कर चिल्लाने लगती है। उधर पायल ना चाहते हुए भी उस कबाड़ वाले राय स्टार के साथ रहने लगती है, क्योंकि राय स्टार के पास कुछ भी नहीं था। एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, वह भी किराए से रहा करता था। सिर्फ कबाड़ बीनना उसका काम था। अब पायल उसके साथ कबाड़ बीनने का काम करने लगती, उसके साथ साथ रहने लगती। उसे शारीरिक सुख तो मिलता था, लेकिन अब वह बहुत गरीब स्थिति में जी रही थी। बैठी बैठी अपने आप को कोसती थी कि उसने अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। लेकिन अब क्या था, अब बहुत देर हो चुकी थी। इधर कुछ दिनों बाद सरपंच अपने बच्चों को घर पर बुलाता है। उन्हें बताता है कि उनकी जो माँ है वह तीर्थ स्थान पर घूमने के लिए गई थी, कि वह गुम हो गई और वह उन्हें ढूंढने की खूब कोशिश करता रहा, लेकिन वह नहीं मिली। बच्चे भी यकीन कर लेते हैं कि उनकी माँ अब एक मेले में खो चुकी है।